नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटीजन। एंटीजन जो हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इम्यून रेस्पॉन्स को इंड्यूस कर सकते हो। तो एंटीजन आर द सब्सटेंस दैट इंड्यूस ए स्पेसिफिक इम्यून रेस्पॉन्स। ऐसे सब्सटेंस जो कि एक स्पेसिफिक इम्यून रेस्पॉन्स शो कर सकते हो एंटीजन कहलाते हैं। एंटीजन का जो नाम है, ये नाम जो है यहाँ से लिया गया है। द वर्ड originated from the notion that that they can stimulate antibody generation. So anti drive for antibody and gen drive for generation means एंटी जो लिया गया है वो एंटीबॉडी से लिया गया है और जैन जो लिया गया है वो जनरेशन से लिया गया है। इट मीन्स ऐसे सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स जो कि एंटीबॉडी जनरेट कर सकते हों। भाई इम्यून रेस्पॉन्स शो होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि एंटीबॉडी उस जो मॉलिक्यूल है उससे क्रिया करेगी और क्रिया करेगी, फिर वह जो है आगे के जो इम्यून सेल्स हैं उनको इन्वॉल्व करेगी। तो ये जो सारी प्रोसेस है ये होगी तो ही वह एंटीजन कहलाएगा। अब एंटीजन जो है उनके ओरिजिन के आधार पर दो भागों में बांटे गए हैं, यानी कि दो प्रकार के होते हैं। पहला एक्सोजिनस एंटीजन और दूसरा है एंडोजिनस ओरिजिन या एंडोजिनस एंटीजन। एक्सोजिनस का मतलब है ऐसे एंटीजन जो कि बाहर से हमारी बॉडी में प्रवेश करते हैं, वो क्या कहलाएंगे? एक्सोजिनस एंटीजन। उनको हम बाहर से लेंगे, चाहे वो इंजेक्शन से हो, इंजेक्शन से हो या इनहेलेशन से हो, या तो जैसे खाने के द्वारा गए हों, श्वास के द्वारा गए हों, या किसी के द्वारा इंजेक्ट किए गए हों, या फिर एंडोसाइटोसिस के द्वारा एनगल्फ किए हों या फेगोसाइटोसिस के द्वारा एनगल्फ किए हों। तो जो ऐसे एंटीजन हैं जिनको या जो कि बाहर से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं वो कहलाते हैं एक्सोजिनस एंटीजन। ठीक है, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया हमारे अंदर शरीर में प्रवेश करेगा तो वो कैसा कहलाएगा? बैक्टीरिया। ठीक है, एक्सोजिनस। क्यों? हो सकता है वो हमारे इनहेलेशन के द्वारा गया हो, सांस के द्वारा गया हो सकता है इंजेक्शन के द्वारा गया हो यानी कि खाने के द्वारा गया हो सकता है कि वह और किसी तरीके से शरीर में गया हो, तो वो कहलाएगा एक्सोजिनस टाइप का एंटीजन। दूसरा जो कहलाता है वो होता है एंडोजिनस एंटीजन। एंडोजिनस एंटीजन का मतलब है कि कोई भी एंटीजन यदि सेल के अंदर, सेल जो होगी वह हमारी सबसे छोटी यूनिट है, तो सेल के अंदर वो यदि कहीं से आता है तो ऐसा एंटीजन क्या कहलाएगा? एंडोजिनस होगा। कैसे आ सकता है सेल के अंदर? मेटाबॉलिज्म, सेल मेटाबॉलिज्म के द्वारा आ सकता है, या हो सकता है कि कोई वायरस जो है सेल के अंदर प्रवेश कर गया है और वह जब मल्टीप्लिकेशन करेगा तो जो वायरल प्रोटीन होगा वो क्या होगा? एंडोजिनस होगा। कोई इंट्रासेलुलर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, क्या हुआ कि बैक्टीरिया तो अंदर से बाहर से आया लेकिन बैक्टीरिया जब मल्टीप्लिकेशन करेगा तो वह कैसा होगा? वो उस दौरान वह एंडोजिनस एंटीजन होगा। तो एंडोजिनस जो एंटीजन्स होंगे वो सेल के अंदर ही जनरेट होंगे, सेल के अंदर ही कहीं ना कहीं से वो आएंगे। या तो हो सकता है वो मेटाबोलाइट्स हो सकता है कोई, या फिर कोई वायरल प्रोटीन हो सकता है, या कोई बैक्टीरियल प्रोटीन हो सकता है। तो ये जो है दो प्रकार के एंटीजन हैं। तीसरा जो प्रकार का एंटीजन है वो है ऑटो एंटीजन। ऑटो एंटीजन
ऐसे एंटीजन होंगे जो हमारे ही नॉर्मल प्रोटीन होंगे, मतलब हमारे ही कोशिकाओं का। यदि देखो, एंटीजन की फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो फॉरेननेस होती है, यानी कि वह बाहरी होना चाहिए। मीन्स ये है कि हमारे शरीर का वह अंग या हमारे शरीर का वह हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो फॉरेननेस जो पहला जो उसका वो है, वो मान लेते हैं कि यदि कोई ऐसा एंटीजन जो हमारे ही शरीर में ऐसा कोई मेटाबोलाइट बना है और वो हमारी ही बॉडी के लिए नुकसानदायक है, या ये कहें कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वह उसे एज ए एंटीजन की तरह ट्रीट करे, तो वह क्या कहलाएगा? ऑटो एंटीजन कहलाएगा। मीन्स ऑटो एंटीजन जो है हमारे ही प्रोटीन होते हैं, जिनको कि हमारे हो सकता है कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ हो हमारे शरीर में, जिसके कारण वो जो सामान्य जो प्रोटीन है वो एंटीजन की तरह, हमारा सिस्टम जो है इम्यून सिस्टम, वह एंटीजन की तरह उसे मानने लग जाता है और उसके अगेंस्ट में इम्यून रेस्पॉन्स शो करने लग जाता है। तो ऐसे एंटीजन जो कहलाएंगे वो ऑटो एंटीजन कहलाएंगे। कुछ एंटीजन ऐसे होते हैं जो कि हमारे कार्सिनो जो कैंसरस सेल है, ट्यूमर सेल है, उनके द्वारा जो एंटीजन पैदा किए जाते हैं उनको जो है ट्यूमर एंटीजन कहा जाता है। ये जो ट्यूमर एंटीजन है, ट्यूमर सेल को भी हमारी जो नॉर्मल इम्यून सेल्स होती हैं वो किल कर देती हैं। तो वो कैसे किल करेंगी? जब तक कि ट्यूमर को एज ए एंटीजन की तरह वो नहीं पहचानेंगी, तब तक वो किल नहीं कर पाएंगी। अब बात करते हैं इनके करैक्टरिस्टिक्स की। तो सबसे पहले जो करैक्टरिस्टिक्स है वो इम्यूनोजेनेसिटी। इम्यूनोजेनेसिटी का मतलब है कि वह जो है एंटीजन इम्यून रेस्पॉन्स पैदा करने में सक्षम हो, या इट इज़ कैपेबल टू इंड्यूस ए इम्यून रेस्पॉन्स। तो यह जो कैपेसिटी है उसकी, इम्यून रेस्पॉन्स शो करने की जो कैपेसिटी है वह कहलाती है इम्यूनोजेनेसिटी। तो एंटीजन में इम्यूनोजेनेसिटी होनी चाहिए, पहला जो कैरेक्टरिस्टिक ये है। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है एंटीजेनेसिटी। एक होता है इम्यून रेस्पॉन्स शो करना, दूसरा होता है कि एंटीबॉडी के साथ बाइंड करना। तो एंटीबॉडी के साथ जो बाइंड करने की जो कैपेसिटी है, एबिलिटी है, वो कहलाती है एंटीजेनेसिटी। तो उसमें एंटीजेनेसिटी भी होनी चाहिए। जब एंटीजेनेसिटी, कुछ में ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें एंटीजेनेसिटी तो होती है लेकिन इम्यूनोजेनेसिटी नहीं होती है। ऐसे जो एंटीजन हैं वो कहलाते हैं हैप्टेन मॉलिक्यूल्स। क्या होता है? हैप्टेन मॉलिक्यूल जो है किसी कॉन्जुगेट के साथ जब होता है, कॉन्जुगेट मतलब हैप्टेन मॉलिक्यूल होते क्या हैं? बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं ये, और ये खुद इम्यून रेस्पॉन्स इंड्यूस करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो इनके साथ जब तक कोई एडजुवेंट या कोफैक्टर नहीं होता है, कोई बड़ा मॉलिक्यूल नहीं होता, तब तक ये इम्यूनोजेनेसिटी नहीं दर्शा पाते हैं। तो ये क्या होते हैं? हैप्टेन जो मॉलिक्यूल होते हैं ये एंटीजेनेसिटी तो शो करते हैं लेकिन इम्यूनोजेनेसिटी शो नहीं करते हैं। इट मीन्स हैप्टेन मॉलिक्यूल एंटीबॉडी के साथ तो बंध सकता है, यानी कि उसमें एंटीबॉडी के साथ बनने की क्षमता तो होती है, लेकिन ये इतने माइनर होते हैं कि ये इम्यून रेस्पॉन्स शो नहीं कर पाते। इम्यून रेस्पॉन्स का मतलब होता है कि पूरा एक इम्यून रेस्पॉन्स का मतलब है कि जैसे एंटीबॉडी के साथ एंटीजन ने क्रिया करी, उसके बाद जो इम्यून सेल्स जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। तो एंटीजन का एंटीबॉडी के साथ क्रिया करना ही इम्यून रेस्पॉन्स नहीं होता है। पूरा रेस्पॉन्स क्या होगा कि उसको हमें ख़त्म करना है, ख़त्म करने की जो कैपेसिटी है एंटीबॉडी में नहीं होती है। एंटीबॉडी में सिर्फ बाइंड करने की क्षमता होती है। तो ख़त्म करने की क्षमता जो होती है वो इम्यून सेल्स में होती है। तो इम्यून सेल्स उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस कहलाती है ये कहलाती है इम्यून रेस्पॉन्स। तो ये पहले जो स्टेप है ये कहलाता है एंटीजेनेसिटी। तो हैप्टेन जो मॉलिक्यूल हैं वो एंटीजेनेसिटी तो शो करते हैं लेकिन इम्यूनोजेनेसिटी वो शो नहीं कर पाते हैं।
अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीजन। एंटीजन की यदि प्रॉपर्टी की बात करें तो मैंने जैसे कहा था कि सबसे पहला इसका जो प्रॉपर्टी है फॉरेननेस। फॉरेननेस का मतलब होता है कि एंटीजन जो है बाह्य होना चाहिए, जैसे फॉरेन पार्टिकल होना चाहिए, विदेशी होना चाहिए। फॉरेन का मतलब होता है विदेशी, तो उसमें विदेशीपन होना चाहिए। विदेशीपन का मतलब ये नहीं कि देश के बाहर, विदेशीपन का मतलब हमारे शरीर से बाहर। यहाँ पर फॉरेननेस का मतलब है हमारे बॉडी का वह पार्ट नहीं होना चाहिए, तो तभी जाके उसमें सबसे पहला जो एंटीजन की प्रॉपर्टी ये होगी, फॉरेननेस होना चाहिए। दूसरा है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि स्पेसिफिक इम्यून रेस्पॉन्स को शो करने की क्षमता हो। तो स्पेसिफिसिटी जो है, तो स्पेसिफिसिटी की बात कर रहे थे। स्पेसिफिसिटी मतलब है कि वह स्पेसिफिसिटी शो करे। स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि वो स्पेसिफिक इम्यून रेस्पॉन्स को शो करे। स्पेसिफिक इम्यून रेस्पॉन्स का मतलब है कि एक पर्टिकुलर एंटीजन एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी के साथ क्रिया करता है, यही इसकी स्पेसिफिसिटी होती है। तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो हाई मॉलिक्यूलर वेट। यदि इनका मॉलिक्यूलर वेट हम बात करते हैं तो इसका जो एंटीजन जो है सबसे 10,000 जो डाल्टन से ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वही जो है एंटीजेनेसिटी या इम्यूनोजेनेसिटी शो करते हैं। उससे कम के जो है पार्टिकल्स हैं वो इम्यून रेस्पॉन्स शो नहीं कर पाते हैं। अब बात करते हैं एडजुवेंट की। हमने बात की थी एंटीजेनेसिटी की, जब बात की थी तब हमने कहा था कि हेप्टेन्स ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो कि एंटीजेनेसिटी शो करते हैं लेकिन इम्यूनोजेनेसिटी वो शो नहीं कर पाते। कारण ये कि उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत छोटा होता है और वो जो है पूरा एक प्रॉपर इम्यून रेस्पॉन्स शो नहीं कर पाते हैं। तो मैंने उस समय कहा था कि एडजुवेंट और कोफैक्टर के साथ वह मिलकर वो इम्यूनोजेनेसिटी भी शो कर पाता है। इट मीन्स एडजुवेंट्स ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम को या इम्यून रेस्पॉन्स को बढ़ा देते हैं। तो जब एंटीजन के साथ इनको डाला जाता है तो उस दौरान फिर इम्यून रेस्पॉन्स जो है वो ज़्यादा प्राप्त होता है। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो कि इम्यून रेस्पॉन्स को बढ़ा देते हैं। इसी तरह से कोफैक्टर होते हैं जो वो भी जो है इम्यून रेस्पॉन्स को बढ़ा देते हैं, या हेप्टेन मॉलिक्यूल्स के साथ जब कोफैक्टर जुड़ा होगा तो ही वो जो है इम्यून रेस्पॉन्स शो कर पाता है। तो ये जो था हमारा एंटीजन के बारे में ब्रीफ था, और एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एंटीजन जो है हमने नहीं पढ़ा था, इसलिए जो है एंटीजन से संबंधित ये टॉपिक मैंने आपको बनाया है। थैंक यू वेरी मच।